याद है सर। याद है सर। याद है क्या? बहुत अच्छे। तो ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। बस इसमें एक चीज है बेटा कि पावर और रेसिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना था अपने को। अपने को क्या करना था बेटा? और पावर रेजिस्टेंस के और, बीच का ग्राफ। बिल्कुल, पावर और रेसिस्टेंस के बीच में ग्राफ। तो ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, सोचना। देखो बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें ये ग्राफ कैसे बनाना है अपने को। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक चीज सोचो, बाकी सारे आसान है बेटा, बाकी सारे करंट निकालना है, पावर आउटपुट, रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, ये सर सारी एफ चीजें और हमें। जी जो है वो ई के ही पार्ट है। क्या बेटा? एफ और जी जो है वो ई के ही तो पार्ट है। हाँ, ई के ही पार्ट है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं बस ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर हम ग्राफ बना लेंगे तो फिर सारे काम हो जाएंगे हमारे आसानी से, बताओ। हाँ सर हो जाएंगे। उसके ऊपर का तो सब आसान है ना, एक ग्राफ बस बनाना है अपने को। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जैसे जो हमारा, हमसे पावर, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है ना, ये मैक्सिमम पावर की बात करनी है इसने, कि पावर मैक्सिमम कब होगा। तो जैसे एक बात बताओ, आई की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, बताना। आई की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा? ई अपॉन आर प्लस आर। बोलो, सही हाँ लिख रहा सर हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ? सही है सर। बिल्कुल सही है। I इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर, ये हमारा करंट हो गया। अच्छा, और एक चीज बताओ बेटा कि जो पावर होता है वो क्या होता है? आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर आर। होता है यस सर। अंदर। तो पावर कितना हो जाएगा बताओ? ई ई स्क्वायर ओवर, हाँ, आर प्लस आर का होल स्क्वायर टाइम्स आर। इंटू कैपिटल आर। अब देखो ये वाला ग्राफ अपने को बनाना है, हाँ सर। पावर और रेसिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है। तो एक चीज बताओ बेटा मुझे कि ये ग्राफ तुम्हें कैसा लग रहा है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा? होगा क्या? नो सर नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, ऊपर एक आर भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता है ना। तो अब क्या हो सकता है फिर ये? अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तो उसके लिए देखो बेटा हम क्या कहते हैं कि ठीक है यार, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, पैराबोला होगा किसी भी तरह का। कैसा है? आर जीरो से ऊपर नीचे जो भी, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आर की वैल्यू जीरो होगी बेटा तो पावर कितना होगा? जीरो होगा सर। बहुत शानदार। अगर आर की वैल्यू जीरो होगी तो पावर जो होगा वो जीरो होगा, यस सर। ठीक है। और अगर आर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो पावर कितना होगा? इंफिनिटी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर इंफिनिटी होगी। पक्का? हाँ सर। अच्छा चलो ये देख लेते हैं फिर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंफिनिटी होगा। जीरो आना चाहिए। हाँ, जीरो होना चाहिए, मैंने टेंड करेगा जीरो को। सर क्यों सर? जीरो जीरो कैसे हो जाएगा सर? तो भाई बता वन रहा बाई हूँ, वही तो, इंफिनिटी। तभी तो, इसलिए तो ये सवाल दिया बेटा मैंने कि हमें कुछ नई चीजें पता तो लगे, है ना, कुछ नया तो सीखे बेटा हम क्लास में। ये जरूरी है ना हमारे लिए बहुत, कि अगर हम क्लास में बैठे हैं तो हर रोज कुछ नया तो सीख के जाए ही जाए। देखो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, पावर और रेसिस्टेंस का। किसका किसका बेटा? पावर और रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो कि एक चीज तो बेटा क्लियर हो गई कि जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो, अब मान लो कि इन्फिनिटी की बात नहीं करते हैं अभी, ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर आर जीरो है तो पावर जीरो है, मतलब ग्राफ तो मेरा यहीं से शुरू होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। ग्राफ जो है मेरा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब मेरे को इसने बोला बेटा कि यार ग्राफ बना पावर का, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या, क्योंकि यहाँ ऊपर भी एक कार है, नीचे भी एक कार है। तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे मुझे पता लगेगा कि ग्राफ इसका कैसा होगा? स्लोप बढ़ता हुआ, स्लोप कम होता हुआ। तो एक काम करते हैं बेटा, डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल लें क्या? बोलो, निकाल लो क्या सर। मैं डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तुम बोल नहीं रहे यार बेटा, बोलो। अपने हाँ को सर हाँ निकाल सकते निकाल हैं। निकाल लो सर, निकाल सकते हैं। निकाल लो ना। डीपी हाँ अपॉन सर। डी आर तुम निकालो बेटा, डीपी अपॉन डी आर तो मैं नहीं निकालूंगा, ये बहुत खतरनाक है। ये तुम निकालो, चलो डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी, जल्दी कर दो एक बार। तुम वैल्यू बताओ मुझे डीपी अपॉन डी आर की, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है। जल्दी बताओ बेटा। बेटा देखो, जब आप पावर को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या बनेगा हमारे पास, पता है आपको? देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट रहता है ई स्क्वायर को मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, ई स्क्वायर में ये लिख देता हूँ। अब ये आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर है। तो बेटा देखो ये हमारे पास ऐसे है ना कि ई स्क्वायर तो है ही, और ये आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर है ना ये। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या बनेगा बताना। पहले क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, आर प्लस आर का स्क्वायर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आर प्लस आर हर चीज के तिजोरी में बंद करे तो रहे कहाँ से मिलते। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस क्या बेटा बताओ। अब r प्लस आर के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और ये r कांस्टेंट रखेंगे, तो r को तो यहाँ कांस्टेंट रख ही लेते हैं, और इनटू क्या बनेगा बताओ, 2r प्लस आर। 2r प्लस आर, बहुत शानदार। तो यहाँ 2 लिख देता हूँ और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख देता हूँ यहाँ, है ना। डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बेटा बताओ मुझे, r प्लस आर की पावर 4। बहुत शानदार, r प्लस आर की पावर 4 लिख देते हैं इसे, क्या दिक्कत है अपने को, लिख देते हैं, ये लिख देते हैं r प्लस आर की पावर 4, ये लिख लिया हमने। अब एक बात बताओ, यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल r को मैं एक कैपिटल R प्लस स्मॉल r को कॉमन तो ले ही सकता हूँ। हाँ सर। क्या बनेगा बताओ मुझे, dp अपॉन dr इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू r स्मॉल r माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो एक कैपिटल R प्लस स्मॉल r बच जाएगा, माइनस यहाँ पर एक 2r बच जाएगा, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का क्यूब। r प्लस आर का क्यूब, बहुत शानदार। अब ये हमारे पास बन क्या गया बताओ, ई स्क्वायर इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r का क्यूब। अब तुम सोचोगे कि बेटा सर आपने ये क्यों निकलवाया, क्या काम है मुझे, ये तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए निकालते हैं ना बेटा हम, बोलो। हाँ सर। है ना, ये तो हम मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए निकालते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये काम क्यों किया, क्योंकि dp अपॉन dr क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, देखो जैसे मैंने पावर वर्सेस रेसिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पावर वर्सेस रेसिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो एक चीज बताओ तुम मुझे कि ये ई स्क्वायर इंटू आर माइनस आर ओवर आर प्लस आर के क्यूब, ये है क्या, ये dp अपॉन dr है, और dp अपॉन dr क्या रिप्रेजेंट करता है बताना मुझे, स्लोप आ जाएगा ये, स्लोप किसका, ग्राफ का, पावर और आर का कर्व, पीआर कर्व का जो स्लोप होगा वही रिप्रेजेंट करेगा ना ये। हाँ सर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा और स्लोप नेगेटिव कब होगा। हाँ सर, देख सकते हाँ हैं। सर। देख सकते हैं। तो एक बार ये तीनों चीजें कर लेते हैं कि स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं कि जब मैं कह सकता हूं जब स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से तो डीपी अपॉन डी आर ग्रेटर देन 0 होगा क्या बेटा। यस सर। और जब स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से तो डीपी अपॉन डी आर क्या बनेगा, नेगेटिव। पक्की बात। हाँ सर। तो अच्छा, तो अब देखो कि मैंने सब कुछ सही किया है ना, आर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 आर माइनस आर। तो हमें यहाँ बात करनी है, देखो जब हम यहाँ पे वैरी किसे कर रहे हैं बेटा, बड़े आर को, बड़े आर को वैरी कर रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो ये चीज थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि ये कभी कभी मुझे भी कंफ्यूज करती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से तो डीपी सॉरी छोटा सॉरी यहाँ छोटा होगा ना बेटा, देखो ये छोटा वाला साइन आर की तरफ है तो ये छोटा होगा तो डीपी अपॉन डी आर ग्रेटर देन 0 होगा। और जब ये स्मॉल आर जो है ये जब ये कैपिटल आर जो है ये बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से तो मैं क्या कहूंगा, डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू कैसी हो रही है, लेस देन 0 ले, मतलब स्लोप नेगेटिव हो रहा है। तो मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा तो ये कैसा होना चाहिए ग्राफ, सोचो तुम एक बार, क्या तुम सोच सकते हो कि पहले जो ग्राफ है बेटा सोचो ये थोड़ा उल्टा यू टाइप बनेगा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, और उसमें भी थोड़ी सी ये चीज होगी कि ये आर प्लस आर की क्यूब पे भी डिपेंड कर रहा है, पैराबोला बनेगा बेटा, बिल्कुल सही बनेगा। तो पैराबोला ये तो पक्की बात है क्योंकि
मैंने जो पावर की वैल्यू निकाली, इसमें ऊपर आर है, नीचे आर का स्क्वायर है, तो ये तो पैराबोला ही बनेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा इसके बारे में बात करनी थी ना अपने को। तो मैंने तुम्हें बोला कि देखो इसका जो स्लोप होगा बेटा, डीपी अपॉन डी आर की वैल्यू जो है वो हमने कहा कि ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है। डीपी अपॉन डी आर जो है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। कब? जब कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से। तो ये कैपिटल आर का ग्राफ है, तो कैपिटल आर मान लो कि छोटा है, ये ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। एक टाइम आएगा जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएंगे, एक पॉइंट आएगा ऐसा, I is equal to R। और आप, हाँ बिल्कुल, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये डीपी अपॉन डी आर जहाँ जीरो होगा वहां, तो डीपी अपॉन डी आर कहाँ जीरो होगा बेटा, जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा वहां पे डीपी अपॉन डी आर जीरो। डीपी अपॉन डी आर जीरो मतलब स्लोप कैसा है, मतलब जीरो। जीरो हो जाए, पैरेलल टू आर एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है इस वाले पॉइंट पे। तो इससे पहले तक स्लोप पॉजिटिव था, और इसके बाद स्लोप कैसा कह रहा है बेटा अपने को, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के लिए फिर कैसा होना चाहिए बताओ, ये नेगेटिव स्लोप कैसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा ना बेटा, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? हाँ समझ रहे हो? हाँ समझ सर। गए ना? तो अपना हाँ सर। पी और आर का कर्व ऐसा आ गया। अब निकाल लो जो भी निकालना है तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूंगा। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होगा ही, बस ये सॉल्यूशन का बस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ले लो जल्दी से। लॉ के बारे में बात करो बेटा। देखो हमारे पास एक्चुअल में दो लॉ हैं, ठीक है। कौन से दो लॉ है बेटा? तो एक तो किरचॉफ का लूप लॉ, करंट लॉ करंट है, लॉ। और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये दो लॉज हैं हमारे पास किरचॉफ साहब के। तो इन दोनों लॉज के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमसे पूछा जाता है कि यार आखिर क्या हो क्या रहा है किरचॉफ लॉज में, कि यार जो मतलब क्या है, क्या बताता क्या है हमें किरचॉफ लॉ। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ किरचॉफ लॉ के बारे में। तो बेटा अभी तो करंट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो करंट लॉ हमें क्या कहता है बेटा, कि देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये जंक्शन है। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ P है, और मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा P पॉइंट है बेटा वो क्या है, क्या कह रहा हूँ P पॉइंट को बताना जरा। जंक्शन। जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? सर जहाँ पे मतलब मिनिमम 3 वो इंटरसेक्ट करते हो। बिल्कुल, मिनिमम 3 ब्रांचेस ऑफ वायर जो है वो वहां पर मिल रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैं इस P पॉइंट को जंक्शन कह रहा हूँ, अब सोचो बेटा, देखो हमने क्या बोला कि मिनिमम 3 ब्रांचेस वहां पर मिलने चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला ये एक और ये दो, ठीक है, ये 2 वायर जा रहे हैं ऐसे, तो क्या ये जंक्शन होगा? नहीं सर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो, मैंने बोला दो, हमेशा 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए। अब ये P पॉइंट जंक्शन हो गया। हाँ सर। बिल्कुल, अभी भी ये जंक्शन ही रहा। तो मैंने तुम इसमें मान लो कि कुछ ब्रांचेस बना दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो हमें क्या कहता है बेटा जंक्शन लॉ। अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि इस वाले ब्रांच में से I1 करंट इधर अंदर घुस रहा है, ठीक है, यहाँ से I2 करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पर I3 करंट घुस रहा है, यहाँ I4 करंट घुस रहा है, यहाँ पर I5 घुस रहा है, और इधर से मैंने बोला कि I6 जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मैंने यहाँ पर एक जंक्शन ले लिया, और इस जंक्शन से मान लो बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वायर्स इस जंक्शन पर मिल रहे हैं। तो मैंने अलग अलग वायर्स के लिए बोल दिया कि एक वायर से I1 जा रहा है, एक से I2 बाहर जा रहा है, एक से I3 अंदर आ रहा है, एक से I4 भी अंदर, I5 भी अंदर, I6 मतलब I6 बाहर। तो जंक्शन लॉ जो होता है हमारा बेटा, पता है वो क्या कहता है हमें? जंक्शन लॉ हमारा कहता है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। क्या बोला मैंने? कि करंट एंटरिंग द जंक्शन, है ना, क्या बोला मैंने बेटा? करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। और ऐसा क्यों कहते हैं हम?
क्योंकि भैया जो जंक्शन है वो अपने पास कोई भी चार्ज जो है वो कंटेन करके नहीं रख सकता है ना, क्योंकि एक पॉइंट है, चार्ज रहेगा, अगर इसके पास बहुत सारे चार्ज हो गए तो फिर वो रिपल्शन वगैरह ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो इस वजह से हमें कहा जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि जो हमारा ये जंक्शन है बेटा, इस जंक्शन के लिए जितना भी करंट इस जंक्शन में एंटर हो रहा होगा उतना ही करंट बिल्कुल बाहर भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो Law of हमने क्या बोला, करंट conservation of एंटर charge. जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो कितना करंट एंटर होता है बेटा, बताना मुझे एक बार। सर I1 plus I3 plus I4 plus I5. तो अब देखो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा और अच्छे से पता है क्या लिख लेते हैं, समेशन ऑफ आई इन, मतलब करंट इंटरिंग इज इक्वल टू आई समेशन ऑफ आई आउट, मतलब जितना करंट इन हो रहा है उतना ही करंट आउट भी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताना आप मुझे, अगर मैंने ये चीज बनाई तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। मैं लिख सकता हूँ कि करंट एंटर कितना हो रहा है बेटा, देखो एक I1 एंटर हो रहा है और I3 एंटर हो रहा है, I4 एंटर हो रहा है और I5 एंटर हो रहा है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ, I1 प्लस I3 प्लस Plus I4 plus I5. शानदार, प्लस I4 प्लस I5, ये है, ये कौन सा है, ये करंट एंटरिंग द जंक्शन है ना। हाँ सर. ये किसके बराबर होगा, करंट लीविंग द जंक्शन के, कितना करंट लीव कर रहा है बताना। I2 plus I6. तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा I2 प्लस I6। समझ आई बात बेटा या नहीं हाँ आई, सर, आ गई सर. आ सबको गई समझ सर। आई ये बात, यस सर। सबको। बेटा एक बार हैंड रेस करके बताओ मुझे, किसको किसको बात ये समझ आ गई, जल्दी से बताओ। बहुत ही रद्दी सवाल है ये, है ना बेटा। इसे इसे तो हम ऐसे बैठे बैठे आंसर कर देंगे, है ना। देखो बताओ क्या होगा, बताओ मुझे यहाँ पे कि करंट एंटर कौन सा हो रहा है यार, I1 और I2 एंटर हो रहा है बस, और बाकी और I5 भी एंटर हो रहा है और I6 भी एंटर हो रहा है ना। I1 I2 I5 और I6 ये चारों एंटर हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, I4 प्लस I3। I4 प्लस I3, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा I4 प्लस I3। तो ये हो गया, सवाल खत्म हो गया, रद्दी सवाल था ये, तो बताऊंगा अभी मैं। बेटा ये समझ आ गया ना अपने को, हाँ सर। हाँ ओके। अब चलो अब ये सवाल कर दो, ठीक है बेटा, ये सवाल कर दो एक बार जल्दी से। देखो बेटा यहाँ देखो सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे सवाल। जैसे इसने हमसे पूछा कि आपको करंट बताना है ना, हर वायर में करंट बताना है, तो कैसे सॉल्व करें। तो मैंने बोला कि यार देखो कोई एक पॉइंट में ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ जहां का पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल मैं 0 अज्यूम कर सकूँ, ठीक है। ऐसा पॉइंट मैं ले लेता हूँ जिसका पोटेंशियल मैं क्या कर सकूँ बेटा, बिल्कुल जंक्शन का पोटेंशियल भी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। चलो आ जाओ, देखो कैसे सॉल्व करना है ये। तो ये जो बी पॉइंट है बेटा, इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ कि 0 है, ठीक है। कितना मान लेता हूँ मैं, 0। अच्छा, तो क्या ए का पोटेंशियल भी 0 और सी का पोटेंशियल भी 0, बताओ मुझे एक बार। हाँ सर। क्योंकि हम क्या अज्यूम करते हैं बेटा, देखो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है ना, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं ये। तभी अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आएंगी तो फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह लग जाता है, हर सवाल में आप यूज कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार, और देखो हमारा एजम्पशन क्या होता है बेटा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम ये अज्यूम करते हैं, सुनना ध्यान से, वी अज्यूम दैट potential drop across, किसके अक्रॉस बेटा, कनेक्टिंग वायर्स, इज 0। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है कोई भी, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो किसके किसके अक्रॉस होता है बेटा, सिर्फ बैटरी ड्रॉप या इंक्रीज बैटरी एंड रेसिस्टेंस,
ठीक है, बस कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने क्या बोला कि ए का पोटेंशियल 0, बी का पोटेंशियल 0, तो सी का पोटेंशियल भी 0। क्यों मैंने ऐसा बोल दिया? क्योंकि कोई भी ड्रॉप अज्यूम नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, हमें अज्यूम नहीं करना है कोई सा भी ड्रॉप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तो काम आसान हो गया हमारा। तो अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो बी का भी 0 तो सी का भी 0। अब देखो बेटा, यहाँ पर तुम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, यहाँ पर तुम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा, बताना मुझे एक बार। डिक्रीज होगा। यहाँ डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -14 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये बी का पोटेंशियल है, ये ए का पोटेंशियल है। एफ का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? देखो ए से एफ तक जाने में अगर सिर्फ कनेक्टिंग वायर होता तो ए का और एफ का पोटेंशियल हम 0 कह देते, लेकिन यहाँ सिर्फ कनेक्टिंग वायर तो नहीं है, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा? एक बीच में बैटरी भी है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल हमने 0 माना तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मानना होगा बेटा? 10। बहुत शानदार, यहाँ का पोटेंशियल 10 मान लेते हैं। अब ये 0 है, ये 30 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 30, क्योंकि ये बैटरी से गुजर रहा है ना, और इसका पोटेंशियल 30 है, तो ये 30 मान लिया हमने। अच्छा, अब आप सोचो कि ये रेसिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमें करंट नहीं पता ना बेटा, हम नहीं जानते कि पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। तो ई का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ कि V है। क्या मान लेता हूँ बेटा? V मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर इसका पोटेंशियल मैं V मानूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखो ये 30 है और ये V है। अब मान लेता हूँ कि मैं जो करंट है, अब आप सोचो मैं करंट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, तो मैं मान लेता हूँ कि करंट जो है वो इधर जा रहा है। सुनना ध्यान से, देखो मैं इस फोटो को ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट देखना ध्यान से। ये तो खत्म हो गया यार, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बस इस फोटो को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, है ना, ताकि आपको कुछ चीजें मैं बता पाऊँ। देखो बेटा, देखना ध्यान से। तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे पोटेंशियल हमने सारे पॉइंट्स के लिख दिए थे बेटा। ठीक है, तो जैसे अब मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। देखो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल 0। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना लिखा था? V। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था बेटा? 10, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का पोटेंशियल -14। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, बहुत शानदार। इस पॉइंट का पोटेंशियल V। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो करंट है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? अज्यूम कर रहा हूँ करंट जो वो B से E की तरफ जा रहा है और फिर इस वाले रेसिस्टर में इधर चला जा रहा है करंट। ठीक है, इस वाले रेसिस्टर में इधर चला जा रहा है करंट। ये मैंने अज्यूम किया अपनी तरफ से। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से, आपको जो मन करे वो आप अज्यूम कर सकते हो। आप चाहे ये अज्यूम कर लो कि करंट जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि F से E जा रहा है, फिर इधर चला जा रहा है और इधर चला जा रहा है, आप ये भी अज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये अज्यूम करने से हमारा क्या होगा कि देखो थोड़ा सा मैं ये कह देता हूँ कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा बेटा? इस वाले 2 ओम में कितना करंट होगा? 15 एम्पियर। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आदि बेटा, नेगेटिव साइन आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बताओ मैं इस वाले में कितना करंट लिखूं? जैसे मैं कह देता हूँ बेटा कि ये वाला जो करंट मैं लिख रहा हूँ ये I1 लिख रहा हूँ, ये वाला करंट मैं लिख रहा हूँ I2 और ये वाला करंट मैं लिख रहा हूँ I3। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। मैंने कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बहुत शानदार बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये I1, ये I2 और ये I3। तो अब एक बार मैं सही बेटा, बिल्कुल सही। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो बेटा देखो करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। अब मैंने अगर I1 इधर लिखा है तो मैंने बोला ना कि ये वाला हमारा 30 वोल्ट है और ये हमारा V है, तो जो I1 होगा हमारा वो कितना होगा बताओ मुझे? 30 माइनस V/2। I2 कितना होगा? I2 V कितना होगा? - 10/1। V - 10। शानदार। I3 कितना होगा? V + 14/2। बिल्कुल सही। तो अब देखो ये हमने करंट निकाले, ये हमने किया क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। मतलब ये हमने ओम्स लॉ लगाया I = V/R वाला।
ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। तो ये हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई I2 I1। अब किरचॉफ लॉ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे बताना। हाँ, ये वी ई पॉइंट पे निकालने, जंक्शन बना ई दिया ना। पॉइंट पे जंक्शन की बात करेंगे। अब देखो कितना करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है, एक I1 एंटर कर रहा है सिर्फ, हाँ सर। और लीव कौन सा कर रहा है, I3 और I2। हाँ बिल्कुल। तो क्या लिख लूंगा मैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। हाँ सर। तो I1 को मैं क्या लिखूं बताओ, 30 माइनस V/2 इज इक्वल टू I2 कितना बेटा, V माइनस 10/1 प्लस बेटा तुम कैसे भी कर सकते हो, बोला तो मैंने, तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बताऊंगा कि वो कैसे भी कर सकते हो, तब भी आंसर सही क्यों आता है ना, अभी बताऊंगा मैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया 30 माइनस V/2 इज इक्वल टू V माइनस 10/1 प्लस V प्लस 14/2। अब इस इक्वेशन में बस एक वेरिएबल है V, इसे सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो क्या बनेगा, जैसे 30 माइनस V/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर एलसीएम 2 लिखूंगा मैं, तो ये V माइनस 10 क्या हो जाएगा मेरा, 2V माइनस 2v 20 -20। प्लस V प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 निपट गया, क्या बचा बताओ, यहाँ पर क्या बचा मेरे बेटा, मेरे पास ये 2V है और ये V है, 3V हो गया, और माइनस 20 प्लस 14 कितना, -6। तो क्या लिखूं मैं, देखो 30 माइनस V इज इक्वल टू 3V माइनस 6। अब V उधर 6 इधर कितना हो गया, ये 36 इज इक्वल टू 4V। 4v मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, 36 9। 9 वोल्ट। क्या बात है, बहुत शानदार। V की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 9 वोल्ट आ गई। V की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई, तो मतलब ये वाला जो हमारा E है ये 9 वोल्ट पर है। ठीक है, अब करंट निकाल सकते हैं क्या बेटा हम सभी में, बताओ। इसमें कितना होगा, I2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, I2 की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी होगी, जो भी, और I1 की वैल्यू भी, मतलब यहां से हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, है ना। I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ मुझे, तुम बोल नहीं रहे यार बेटा, तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बताओ ना बेटा, बताओ मुझे, अगर समझ नहीं आ रहा तो। आ रहा है सर। आ रहा है ना, पूरा पूरा सब आ रहा है ना, सब पूरा पूरा समझ में। हाँ सर। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 30 माइनस V/2, मतलब V की वैल्यू 9 है, तो 30 माइनस 9 कितना बेटा 21, तो I1 की वैल्यू 21/2 एम्पियर। I2 की वैल्यू V -1 एम्पियर, और I3 की वैल्यू 14 और 9 कितना बेटा 23/2। तो अब हमारे पास सारा करंट आ गया, बताओ बोलो। पूरा करंट आ गया हमारे पास, है ना, हमारे पास तीनों का I1 I2 I3 तीनों आ गया, और यहाँ किरचॉफ लॉ भी होल्ड करेंगे क्योंकि हमने सॉल्व ऐसे किया है। अब सुनो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार तुम किधर भी मान सकते हो करंट, है तुम इधर मान लो, तुम ये भी मान सकते हो कि एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, तुम ये भी मान सकते हो, कोई अपनी मर्जी से बेटा, अपनी मर्जी से हमें अज्यूम कर लेना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अब जैसे ही अब सोचो कि तुमने करंट की डायरेक्शन अभी तो I3 मानी, तो तुमने क्या बोला, यार करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो मैं V-14 लिखूंगा। अगर वही तुम I3 को दूसरे डायरेक्शन में मानते ना, तो तुम्हें पता है क्या लिखना पड़ता, तुम्हें -14 माइनस V लिखना पड़ता। ठीक है, और उस केस में हमारा आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि एक नेगेटिव तो ये वाला, और ऊपर से ये करंट जो तुमने माना ये दूसरी डायरेक्शन में मान लिया, तो ये जो हमारा इक्वेशन की दूसरी साइड में रहेगा इस वाले, ये वाला जो करंट, जैसे अब तुम सोचो कि मैं यही फोटो एक और बार बनाता हूँ बेटा, देखना सुनना, है ना, थोड़ी सी बात है बस, कुछ खास बहुत ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो ये मैंने 3 बना लिए। अब जैसे मान लो तुमने इधर माना हमारा क्या माना, I1 इधर माना मैंने, I2 इधर माना और I3 इधर माना।
ठीक है। तो जैसे यहाँ इस वाले सवाल के हिसाब से, इस वाले चीजों के हिसाब से तुमने क्या लिखा था, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I2, यही लिखा था ना तुमने, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे बेटा बताना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I3 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या बेटा, या सीधा सीधा ये लिख लेंगे I3 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा करंट तो एंटर ही हो रहा है ना इस जंक्शन पे। हाँ सर यही लिखेंगे। यही लिखो। यही लिखोगे। तो अब देखो इसमें फर्क क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कि ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था इसमें क्या लिखा था, अच्छा मैं एक बार मैं सबको पहले सेम कर लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने I1 I2 I3 अलग अलग मान लिया था ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला करंट है वो कौन सा है बेटा, I1 है ना, और ये हमारा क्या है, I2 है, और ये I3 है, ये I2 है और ये I3, यही है ना। नहीं यार, ये वाला I2 और ये I3 सही लिखा था, ये हमारा I2 और ये हमारा कौन सा बेटा I3, ठीक है, ये I2 और ये I3। अब सोचो कि यहाँ पर जो तुम लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा ये V है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V डैश, यहाँ का पोटेंशियल V डबल डैश, और यहाँ का पोटेंशियल V ट्रिपल डैश, ठीक है। तो I1 में तुम I1 के लिए क्या लिखोगे बेटा, V ट्रिपल डैश माइनस V ओवर R, है ना, प्लस, अब प्लस से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि I2 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, V डैश माइनस V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, V डबल डैश माइनस V डिवाइडेड बाई R3, ये लिखोगे तुम। अब अगर जैसे मान लो ये यहाँ लिखा है, ठीक है, अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बताना बेटा, क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस सॉरी माइनस ऑफ I1 प्लस I2, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये वाली जो चीज है ये उधर जाके फिर से नेगेटिव हो जाएगी, मतलब अगर ये I2 और I3 ऐसे लिखा तो माइनस I2 माइनस I3 कितना होगा, V उधर और V डैश इधर, तो इवेंचुअली हमारे पास सेम चीज आ जाती है बेटा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी नहीं है अपने को कि हम परेशान हो कि करंट किधर माने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, तो तुम अपनी मर्जी से किधर भी मान लो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, इसे सॉल्व करो, ठीक है, किधर भी मान के और किरचॉफ को यूज करके। और बस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो हमने माना है सवाल में हम उसके हिसाब से सॉल्व करें। जैसे मैंने I1 इधर माना ना, तो I1 मैंने इधर माना, इसका मतलब मेरे हिसाब से इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर का पोटेंशियल कम होगा, तो उसके हिसाब से फिर हमें करंट के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी हिसाब से इधर भी V माइनस 14 लिखना पड़ेगा, V माइनस माइनस 14 लिखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम इधर मानते तो माइनस 14 माइनस V लिखते और वो इक्वेशन की दूसरी साइड जाके वो वापस से जो था वही हो जाता पहले, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा जो अपने को ध्यान में रखनी है। समझ आ गई बात ये या नहीं आई बताओ मुझे। आ गई सर। आ गई ना, तो स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो ले लो, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। ले लिया क्या? यस सर। ओके, एक अगला सवाल, ये सवाल कर दो बेटा। देखो बेटा क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करेंगे बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए अपने को? अच्छा 65/3 आ रहा है, मतलब सबका आंसर अलग अलग आ रहा है क्या? आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे। ए का पोटेंशियल बेटा सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि जिस पॉइंट का कह रहा है ए का पोटेंशियल V मान लेता हूँ, ठीक है। ए का पोटेंशियल में कितना मान लेता हूँ बेटा V। अच्छा अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल -50 वोल्ट है। अब जब इससे आगे आओगे तुम, क्या नाम है, ये 5 वोल्ट वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो 5 बढ़ जाएगा ना ये, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा -45 वोल्ट। बोलो बोलो बेटा। हाँ सर। बेटा समझना है इस चीजों को, क्योंकि ये सवाल अब आपसे होने चाहिए, है ना। देखो ये -45 वोल्ट हो गया ये वाला, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल मैंने V माना, ठीक है। और अब बताओ यहाँ का पोटेंशियल +10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल V है बेटा, तो इससे अगर मैं उधर जाऊंगा, ये जो हमारा 20 वोल्ट है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V - 20,
बोलो। हाँ सर। यहाँ का पोटेंशियल भी है, इधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अच्छा, और इधर ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो क्या होगा बेटा? घटेगा पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना? V माइनस 15। तो अब सभी रेसिस्टर के अक्रॉस हमारे पास आ गया क्या बेटा वो? अच्छा गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलत है। तो V माइनस 15 आ जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। बोलो। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक करंट मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, एक करंट मेरा इधर जा रहा है, ठीक है। अब मैं सारे करंट ऐसे मान रहा हूँ बेटा, है ना, अपनी मर्जी से, किधर भी मान लो, इधर मान लेता हूँ इसे मैं, ठीक है, और इसमें से इधर, मतलब सबको मैंने कह दिया कि सारे करंट जो है वो जंक्शन के ऊपर एंटर हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? अब एक बार मैं करंट के नाम भी दे देता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि मैं कह देता हूँ ये मेरा करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, और ये करंट I4 है ना। तो एक बार I1, I2, I3, I4 की वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या कहते हो बेटा? हाँ लिख सर। लेते हैं, आ जाओ। देखो I1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे? I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 इधर बना मैंने तो 20 माइनस V माइनस 15 यस सर। डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि R है V अपॉन R। I2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? -50, नहीं, -45 माइनस V। I2 तो जो होगा बेटा वो इस रेसिस्टर के क्रॉस की बात कर रहे हैं ना हम, तो कितना होगा ये? -45 माइनस V डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तीसरा I3 की वैल्यू बताओ? I3 की वैल्यू कितनी होगी? -30 माइनस V सर डिवाइडेड बाई 1। I4 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? यार माना मैंने तो कितना? V प्लस 20। 10 माइनस V माइनस 20, मतलब 10 माइनस V माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना? 1। हाँ सर। ये I1, I2, I3, I4 की वैल्यू हो गई। अब बेटा एक बात तो देखो, ये सारे करंट जो है ये क्या हो रहा है? इस जंक्शन पे एंटर कर रहे हैं ना, और लीव तो कोई कर नहीं रहा, तो सम कितना होना चाहिए? 0। 0। तो लिख लेते हैं ये चीज बेटा। मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। कैसे लिख दिया मैंने? किरचॉफ लॉ से, है ना। किरचॉफ लॉ से मैंने ये चीज लिख दी, बहुत शानदार। अब बताओ मुझे कि अब सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। जो भी यहाँ वैल्यूज आई है हमारे पास I1 वगैरह की, तो I1 की वैल्यू क्या लिखी मैंने? देखो 20 माइनस V माइनस 15, ठीक है, अपॉन 2 प्लस -45 माइनस V अपॉन 2 प्लस -30 माइनस V अपॉन 1 प्लस 10 माइनस V माइनस 20 अपॉन 1, ठीक है। और ये किसके बराबर बेटा? 0 के। अब इसे सॉल्व करो, क्या लिखूंगा बताओ मैं? इसे क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पर जो चीज लिखी है इसे क्या लिखूंगा सोचना। 20 माइनस V प्लस 15 बाई 2, बोलो। V माइनस 15 है, V प्लस 15 है, V कहाँ गया? V माइनस 15, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज। ये कितना है? अब बेटा देखो ये तो पूरा नेगेटिव है ना, तो इसे मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। और इसे लिख देता हूँ मैं, इसे क्या लिखूं बताओ? या फिर जो 2 वाला है उसे एक साथ रख देता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, है ना। तो इसे क्या लिखूंगा? देखो -45 प्लस V बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बोलो। इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा ये? या फिर सबको यही लिखते हैं, चलो छोड़ो, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं, सबको एक साथ ही लिखते हैं। -30 प्लस V बाई 1 प्लस, अब इसे सॉल्व करो, क्या बनेगा ये? 10 माइनस V प्लस 20, मतलब 30 माइनस V अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो यार, है ना। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बेटा बताना? एलसीएम तो 2 ही आएगा, ये तो पक्की बात है ना। इधर ऊपर क्या बनेगा देखो, 20 और 15, 35 माइनस V माइनस
45 प्लस v माइनस 2 इंटू 30 प्लस v प्लस 2 इंटू 30 माइनस v। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? ये हो गया 0 के बराबर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, क्या बनेगा बेटा बताओ मुझे? 35 माइनस v माइनस 45 माइनस v माइनस 60 माइनस 2v प्लस 60 माइनस 2, सही है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस 60 माइनस 60 कट गया, बोलो बेटा प्लस 60 माइनस 60 कट गया, क्या बचा हमारे पास? ये माइनस 2v, ये माइनस 2v और ये माइनस v माइनस v, मतलब कितना? माइनस 6v माइनस 6v, बोलो। और ये हाँ, सर। 35 माइनस 45 कितना? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -5/3। -10/6 मतलब -5 वोल्ट। हो गया।